अच्छा जी, मेरा ख़्याल है सब लोग आ चुके हैं, मैंने मीटिंग को लॉक कर दिया है। कोई रह गया है तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि कोशिश ये करें सब लोग के 7:40 से मतलब जो भी हमारा टाइम हो मीटिंग का, उससे 10 मिनट से ज़्यादा लेट ना करें। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये समझ लेते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डेकोरेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों के दरमियान में डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड इंटीरियर डेकोरेशन। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो कोई भी एक मैसेज कर दे ग्रुप पे, ताकि मुझे पता चल जाए। ओके, बस ठीक है। अच्छा जी, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है ना वो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डेकोरेशन में फ़र्क क्या है बेसिक। हम लोग जब किसी डिज़ाइनर को हायर करते हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं इसके स्टैंडर्ड के ऊपर अभी बाद में आता हूँ। पहले हम पाकिस्तान के हिसाब से बात करते हैं, जो हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है। हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है कि हमें हायर कब किया जाता है, अगर हम इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, तो हमें जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हायर करते हैं, वो करते हैं अपने कलर वगैरह होने के टाइम पर, या सोफ़ा किस टाइप का होना चाहिए, उसकी अपॉल्स्ट्री किस टाइप की होनी चाहिए, अपॉल्स्ट्री से मुराद उसके उसका जो फैब्रिक है वो किस टाइप का होना चाहिए, और वॉल पे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, मतलब जो डेकोरेशन के आइटम्स होते हैं, उस सोच के साथ में लोग हमें हायर करते हैं, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर किया जाता है, अगर मैं बिल्कुल स्टैंडर्ड पे चला जाऊँ तो प्लॉट ख़रीदने से पहले अगर आपने एक प्लान किया है कि आपको एक नई जगह पे शिफ्ट होना है, अभी हम रेनोवेशन की तरफ नहीं जा रहे, अभी हमें नई कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं और हमें एक नई जगह परचेज़ करनी है, तो जो प्लॉट ख़रीदते हैं हम, उससे पहले प्लॉट ख़रीदने से पहले हम लोग हायर करते हैं स्टेट एजेंट को। ऑब्वियस है ना कि वो स्टेट एजेंट हमें प्लॉट सजेस्ट करता है कि कौन से एरिया में हमें प्लॉट लेना है, किस तरह का प्लॉट होगा, कितने का प्लॉट होगा, ये सारी चीज़ें हमें स्टेट एजेंट सजेस्ट करता है। बट उससे पहले इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर किया जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर की कुछ स्टडीज़ होती हैं ऐसी, जो कि आपको वो बताता है कि आपने एग्जैक्टली प्लॉट लेना किस जगह पर है, और प्लॉट क्यों लेना है, कहाँ पे लेना है, इसके लिए भी आपको। यार ये चीज़ें, एनीवेज सॉरी। अच्छा जी, तो इंटीरियर डिज़ाइनर का इंटीरियर इंटीरियर डेकोरेटर का काम होता है बेसिकली कि वो जब घर बन जाता है, घर बनने के बाद वो जाके उसके अंदर डेकोरेशन आइटम्स अप्लाई करता है, या ये कह लें कि ग्रे स्ट्रक्चर के बाद इंटीरियर डेकोरेटर को हायर करा जाता है, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। ग्रे स्ट्रक्चर उसको कहते हैं जब हम कोई नई कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तो पेंट होने से पहले, डोर्स विंडोज़ अप्लाई होने से पहले, टाइल अप्लाई होने से पहले जो एक घर की कंडीशन होती है जिसमें सिर्फ प्लास्टर हुआ हुआ होता है और कोई चीज़ अप्लाई नहीं हुई होती, खिड़कियों की जगह बन चुकी होती है, दरवाज़ों की जगह बन चुकी होती है, बट वो अप्लाई नहीं हुए हुए होते, उसको ग्रे स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अमूमी तौर पे हमारे यहाँ यूजुअली हमारे यहाँ जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर के बाद हायर किया जाता है। अब उसका नुकसान ये होता है, इंटीरियर डिज़ाइनर की जो स्टडीज़ है ना, वो आर्किटेक्ट से बहुत सिमिलर है। आर्किटेक्ट वाली स्टडीज़ नहीं है, बट उससे बहुत सिमिलर हैं, और इंटीरियर डिज़ाइनर इस वजह से शुरू से आपके साथ होता है और आखिर तक आपके साथ रहता है, क्योंकि आर्किटेक्ट ने आपको प्लिंथ के टाइम पे, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, सिविल वर्क के टाइम पे आपका साथ देना होता है, बट इंटीरियर डिज़ाइनर आखिरी घर पे जो लैंप लगता है या आखिरी फ्रेम लगता है, उस वक्त तक आपके साथ होता है। अच्छा, इंटीरियर डिज़ाइनर को इतना पहले से हायर क्यों किया जाता है, उसका रीज़न ये है कि जब भी हम किसी से मीटिंग करने जाते हैं, किसी क्लाइंट से मीटिंग करने जाते हैं एज अ डिज़ाइनर,
तो उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं हैं, ये किसी किताब में नहीं लिखे हुए हैं, बट ये मार्केट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं कि इसकी इन इन क्वेश्चंस के बुनियाद पर ही आपकी डिज़ाइनिंग आगे चलती है। अच्छा, अब डिज़ाइनिंग के अंदर भी कॉन्सेप्ट लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट है। आज की तारीख में भी लोग फ़ोन करते हैं कि हमें अपना घर डिज़ाइन करवाना है। अब डिज़ाइन करवाना है तो उनसे पूछना पड़ता है कि आपको घर 3D में डिज़ाइन करवाना है या आपने एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूट से मुराद ये है कि आपने घर को चीज़ें अप्लाई करवानी है, रेनोवेशन करवानी है। तो लोगों को आज भी जो डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत कम है हमारे मुल्क में। जब हम इस फील्ड के अंदर आए थे 2005-6 में, तो हमें लोगों को बाकायदा बताना पड़ता था, दिखा के बताना पड़ता था कि 3D डिज़ाइनिंग होती क्या है। और उस टाइम पे हमारे यहाँ 3D डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा कॉमन भी नहीं थी और कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की भी नहीं होती थी। तो आज तो खैर 3D डिज़ाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुके हैं उसके सॉफ्टवेयर्स। तो आज का 3D डिज़ाइन, और अगर मैं अपने ही डिज़ाइन को आज से 10 साल पहले या शायद 7 साल 5 साल पहले के डिज़ाइंस को भी मैं देखता हूँ तो मुझे हँसी आती है, बिकॉज़ वो बड़े अजीब से लगते थे। लेकिन वो उस वक़्त के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती थी। उस वक़्त के लिए हम उससे बड़ा मतलब हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे कि हमने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया। बट आज अगर हम अपने उसी डिज़ाइंस को देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। तो लोगों के अंदर भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं था कि वो डिज़ाइंस को समझें कि डिज़ाइन बेसिकली क्या चीज़ है, एग्जीक्यूशन क्या चीज़ है, डेकोरेशन क्या चीज़ है। ये 3 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। हमारी फ़ील्ड के अंदर 3 मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। वैसे तो हमारी फ़ील्ड के अंदर और बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन जो बेसिक है ना वो ये है कि हमारा एक तो डेकोरेशन, एक हो गया डिज़ाइनिंग और एक हो गया एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप क्या-क्या चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ डिज़ाइन करते हैं, 3D प्रोवाइड करते हैं या वो कंसल्टेंसी करते हैं, अदरवाइज़ वो कोई और काम नहीं करते, वो एग्जीक्यूट नहीं करते। वो फिर जो वेंडर्स होते हैं वो आउटसोर्स करवा के और आपका काम करवा लेते हैं। कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि एग्जीक्यूट भी करती हैं। आयशा जल्दी से जॉइन कर लीजिए प्लीज़। कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि एग्जीक्यूट भी कर रही होती हैं और डिज़ाइन भी कर रही होती हैं, 3D भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। अच्छा, कुछ कंपनीज़ इसमें ऐसे ऐसी हैं जो कि एग्जीक्यूट कर रही हैं, डिज़ाइन कंसल्टेंसी कर रही हैं, बट 3D नहीं बनाना जानती हैं, नहीं उस पे पढ़ती। बहुत से डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जो कि 3D बनाना नहीं जानते और वो बहुत अच्छे मार्केट में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं बगैर 3D बनवाए, क्योंकि वो समझते हैं कि 3D बनाना या सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसके लिए वो आउटसोर्स कर लें किसी को, तो उससे भी उनका काम चल जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस मार्केट के अंदर कॉम्पीट करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, हर कोने पे इस वक्त एक डिज़ाइनर है, बेशक वो डिज़ाइनर हो या ना हो, उसका इसकी स्टडीज़ हो या ना हो, उसका एक्सपीरियंस हो या ना हो, बट डिज़ाइनर है। और इतने कंपटीशन के दौर में अगर आप किसी एक फील्ड के अंदर रहेंगे तो आपका काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मल्टीपर्पज़ काम करें, हमें 3D भी आनी चाहिए है, हमें एग्जीक्यूशन भी आनी चाहिए है। हमें एग्जीक्यूशन भी आनी चाहिए है और हमें हम किसी को कंसल्टेंसी दे सकते हैं, हम मूड बोर्ड बना के दे सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि 3D की तरफ नहीं जाना चाहते क्योंकि वो मुश्किल काम होता है, उसके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो हर कोई उस तरफ नहीं जाना चाहता। तो इसलिए बहुत सारे लोग कंसल्टेंसी देते हैं अपनी। बहरहाल,
बताने का मकसद ये था कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल है, बहुत ज़्यादा आपको अंदर जाना पड़ता है, बट डेकोरेशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझना पड़ता। उसमें आप और ऊपर से काम कर सकते हो। सोफ़ा किस टाइप का होना है, सोफ़े का डिज़ाइन कैसा होना है, बेड का डिज़ाइन कैसा होना है, बेड की बैक वॉल कैसी होनी है, कर्टन्स कैसे होने हैं, सोफ़े की अपॉल्स्ट्री कैसी होनी है, टीवी कंसोल कैसा आएगा, पेंटिंग्स किस टाइप की आएंगी, वॉल का पेंट किस टाइप का होगा। तो ये सारी चीज़ें डेकोरेटर के अंडर में आ सकती हैं और आती हैं। बट डिज़ाइनर के अंडर में ये आता है कि डिज़ाइनर आपको जो शुरू में हायर करा जाता है, उसके पीछे मैं कुछ आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। उसको हमारी एक कंटेंट के अंदर एक टॉपिक लिखा हुआ होगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा, आई गेस अभी भी लिखा हुआ होगा, मेरा ख्याल है चेंज तो नहीं होता कोई कंटेंट। इसके अंदर एक टॉपिक था हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से। हम आपस में स्टूडेंट्स की कुछ कम्युनिकेशन करवाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपकी स्किल डेवलप हो। उसमें एक क्लाइंट होता है और एक स्टूडेंट डिज़ाइनर होता है। एक क्लाइंट और एक डिज़ाइनर होता है और वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। क्लाइंट जो है वो डिज़ाइनर को एक प्रोजेक्ट देता है और उसको बात करने का सिर्फ तरीका सिखाना होता है उसके अंदर। किस पॉइंट पे आपने पकड़ना है क्लाइंट को, किस पॉइंट पे कौन से पॉइंट को ग्रिप करना है, किस पॉइंट से आपने क्या चीज़ सोचनी है कि भाई क्लाइंट चाह क्या रहा है। तो होता क्या है कि बहुत सारी दफ़ा आपने देखा होगा कि लोग अपनी फील्ड के चीते होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे अपनी फील्ड के अंदर, बट उनके अंदर बात करने का तरीका नहीं होगा, उनको लोगों को फेस करना नहीं आता होगा। तो इसकी वजह से मैंने ये पॉइंट इसमें ऐड किया था। थोड़ा सा हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते, बट इस सेशन के अंदर मतलब आपके बैच के अंदर ये चीज़ मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती है, बिकॉज पब्लिक बहुत ज़्यादा है। तो आई गेस ये वाला काम इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम गेनिंग होता है ये। लेकिन कोशिश करेंगे कि किसी दिन इस पर हम थोड़ी सी बात कर लें, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। तो हम जो क्लाइंट से बात करते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं, इसको थोड़ा सा नोट डाउन करें, क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल वाली बात मैंने बीच में इसलिए करी है क्योंकि ये उस कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ये वाले पॉइंट्स काम आते हैं, जो पॉइंट्स मैं आपको अभी लिखवा रहा हूँ। जिसको एंटर होना है वो प्लीज़ जल्दी से हो जाए। मेरी एक यही आदत बड़ी बुरी है कि मैं मना करके भी जो है ना वो बात मान लेता हूँ। हालांकि मुझे बात माननी चाहिए नहीं है ये वाली। सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, बट जो आ चुके हैं उनका कोई कसूर नहीं है, उनको पूरा टाइम मिलना चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ टाइम पे आएँ, ताकि सबके लिए आसानी हो। क्योंकि पब्लिक ज़्यादा है, पब्लिक 4 5 6 लोग होते हैं, 7 लोग होते हैं, तो मैनेज हो जाता है। इतने ज़्यादा लोग हैं, किसी का कोई अगर क्वेश्चन होगा तो उसका मैं रिप्लाई नहीं कर सकूँगा ईजीली। तो प्लीज़ इस चीज़ों का ज़रा ख्याल रखिएगा। और काइंडली, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कल से लेके अब तक के, ज़ूम की चैट पे बिल्कुल भी मत मैसेज करें, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, फिर आप लोग को नाराज़गी होगी। व्हाट्सएप का नंबर मैंने इसीलिए दिया हुआ है कि आप इस पर मैसेज कर सकें। अच्छा, मुझे एक चीज़ मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ इसमें, कि मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है वो फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है ना, किसी के पास से मेरा व्हाट्सएप का नंबर फॉरवर्ड हुआ है। इनफैक्ट मुझे नाम भी पता है, बट मैं नाम लूँगा नहीं। आप लोगों को ये व्हाट्सएप का जो नंबर है ना, ये सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को सहूलत हो मीटिंग के दौरान, क्लास के दौरान आप लोगों को सहूलत हो, क्योंकि माइक सबके म्यूट होते हैं। कोई बात कुछ कहना चाह रहा हो तो वो ऑफिशियल नंबर पे नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इधर बैठा हुआ होता हूँ, कभी मैं ऑफिस में होता हूँ, कभी मैं घर पे होता हूँ, कभी मैं किसी जगह पर होता हूँ, मैं कहीं पे भी होता हूँ, मैं अपनी क्लास ले लेता हूँ। तो ये चीज़ें ऑफिशियल नंबर से मेरे पास इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकेंगी जितनी जल्दी आप लोग डायरेक्ट पहुँचा सकते हो। तो ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं किसी को भी एंटरटेन नहीं करता जो कि मेरा स्टूडेंट नहीं है, या फिर मेरा कोई इसका लिंक नहीं है, तो मैं उसको एंटरटेन नहीं कर पा रहा होता। इसके पीछे कोई और वजह नहीं है, मेरी अपनी मसरूफियात होती हैं, मैं अपनी मसरूफियत की वजह से मैं नहीं कर पा रहा होता।
तो काइंडली इस नंबर को आपने सिर्फ़ और सिर्फ़, आप लोग को जितनी मर्तबा मुझे मैसेज करना हो काम के लिए, मैं हाज़िर हूँ। कोई भी आप लोगों को मुझसे काम की मदद चाहिए किसी भी टॉपिक में हमारी फ़ील्ड के अंदर, मैं हाज़िर हूँ। बट किसी को नंबर फॉरवर्ड नहीं करिएगा, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अच्छा जी, अब मीटिंग वाक़ई में लॉक हो चुकी है, लॉक पहले भी थी, अब प्रॉपर्ली लॉक हो गई, अब किसी के लिए भी नहीं खुलेगी। सो अच्छा जी, हम बात ये कर रहे थे कि हमें जब क्लाइंट से मीटिंग करनी होती है तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 1, जब हम अपने क्लाइंट से मीटिंग करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी सुनते हैं। हमें पहले अपने ना तो कोई आइडियाज़ प्रोवाइड करने हैं उसको, ना हमने अपना कुछ ज़्यादा चीज़ें बतानी है उसको। हमने जस्ट उसकी सुननी है पहले कि भई वो एग्ज़ैक्टली क्या चाह रहा है, उसको चाहिए क्या है। देखिए, बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा क्लाइंट हमसे वो चाहता है जो हम कभी भी नहीं प्रोवाइड करना चाहते। बहुत सारे मेरे साथ ऐसे क्लाइंट्स गुज़रे हैं, जिनकी डिज़ाइनिंग करके मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ है कि यार मैं इसको कैसे अपलोड करूँ अपने चैनल पे या पेज पे, या मैं उनके घर पे किस तरीके से मैं काम करने गया हूँ ये मुझे पता है। लेकिन क्लाइंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और हर क्लाइंट अपनी मर्ज़ी लेकर आता है। हमारी मर्ज़ी हर जगह पे नहीं चलती। तो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट मीटिंग के अंदर क्लाइंट की सारी बातें सुननी है। इसकी बहुत सारी वजूहतें हैं, उसमें से एक वजह ये है कि जिस तरह डॉक्टर के पास आप जाते हैं और डॉक्टर को जाके अगर आप अपनी बीमारी बताएँ और आपकी बात अगर वो पूरी तरीके से ना सुने, तो आप लोग कहते हैं कि यार ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, तो बात ही नहीं सुनता। इसी तरीके से हमारी बात है, क्योंकि हम भी कंसल्टेंसी कर रहे हैं। अब हम अगर अपने क्लाइंट की बात को पूरा नहीं सुनेंगे, बेशक उसकी बात हमें पसंद नहीं है, हम नहीं करना चाह रहे, नॉन प्रैक्टिकल है, बट फिर भी हम उसकी बात पूरी सुनेंगे। फिर बाद में जब हम अपना आइडिया देंगे, उसके अंदर हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को चेंज करने की कोशिश करेंगे। 100% लागू नहीं कर सकते, उसके चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। सो अपने क्लाइंट को जब आप फेस करें, अच्छा, मैं मेरी क्लास के अंदर ज़्यादातर आप देखेंगे क्लाइंट और वेंडर की बात होगी। क्लाइंट, वेंडर, डिज़ाइनर, ये 3 चीज़ें आपको बार-बार मिलेंगी, क्योंकि हमारे जो इस कोर्स का बेसिक मकसद है, वो मकसद ही सिर्फ़ ये है कि आप फ़ील्ड में आएँ, आप इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन आप इसको अपनाएँ और आप इससे कुछ ना कुछ अर्न करें। ये हमारा इसका बेसिक मकसद है। तो जो लोग सिर्फ़ शौक के लिए कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट वाली बात को इग्नोर करिएगा। उसको आप अपने तरीके से सोचिएगा कि मैंने अगर अपने पेरेंट्स का घर बनाना है या मैंने भाई का घर बनाना है, तो मैं उनकी बात को पूरा सुनूँगा, वो भी आपका क्लाइंट ही होगा उस वक़्त। बेशक आप उससे पैसे ना चार्ज कर रहे हो, बट आपका वो क्लाइंट ही होगा। तो आपने अपने क्लाइंट को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देना है, बहुत अच्छे तरीके से उसकी बात को सुनना है। अच्छा, जब आप क्लाइंट को डील करने जाएँ, तो आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए ना, वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। ना तो आप बिल्कुल उसके सामने झुके हुए होंगे, लाइक आप बिल्कुल बिछ जाएँगे कि जी, जी, आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ना ही आप उसके सामने बहुत ज़्यादा कोई एटीट्यूड में जाएँगे कि भई आप बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं, आपसे अच्छा कोई डिज़ाइनर नहीं है। तो ये चीज़ भी हमें नहीं करनी होती, हमें बिल्कुल बैलेंस रखना होता है। हमें कहीं पर अपनी बात मनवानी होती है और कहीं पे क्लाइंट की बात को मानना होता है। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये 2 पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस पे हमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है। नंबर 3 इज़, आपने अपने क्लाइंट को जब मीटिंग करते हैं, तो आप उसको जज करें। जो कम्युनिकेशन स्किल वाली बात मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर हम जजमेंट भी सीखते हैं कि हम अपने क्लाइंट को या जिसके साथ भी हम काम कर रहे हैं, हम उसको जज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपकी सोच कुछ कह रही होती है डिज़ाइन को लेके, और आपके क्लाइंट की जो सोच है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो आपने अपने क्लाइंट की बातों में से बातें सुन के अज़्यूम करना होता है कि एग्ज़ैक्टली वो क्या चाह रहा है। तो आप उसको जज करें पहले, अच्छी तरीके से उसको पढ़ें। जितना खामोश रह के आप अपने क्लाइंट को डील करेंगे ना, फर्स्ट मीटिंग की बात कर रहा हूँ, अभी हम सेकंड मीटिंग पे नहीं गए। फर्स्ट मीटिंग में जितना खामोश रह के आप अपने क्लाइंट से डील करेंगे, खामोश रहने का मकसद ये नहीं कि वो बोलता रहे और आप उसकी बात में कोई जवाब ना दें, आप उसको पूरा प्रॉपर टाइम देंगे। बट कोशिश ये करेंगे कि हम उसको बहुत बेहतर तरीके से उसको जज करें, उसको पूरा पढ़ें कि वो क्लाइंट हमारा क्या चाहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारा स्टेट एजेंट एजेंट से पहले हमें क्यों हायर किया जाए? हमें स्टेट एजेंट से पहले क्यों हायर किया जाए? तो उसका रीज़न ये होता है कि हम बताते हैं क्लाइंट को कि आपने घर किधर लेना है।
उसका रीज़न ये है कि जब हम अपने क्लाइंट से मीटिंग करते हैं ना, हम उससे कुछ सवालात पूछते हैं, उसमें से कुछ सवाल हैं। नंबर 1 कि क्लाइंट का नेचर ऑफ वर्क क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत कम लोग इस पॉइंट को समझते हैं, बहुत सारे लोग इस पॉइंट को बहुत ईज़ी लेते हैं कि ये इस पॉइंट में कुछ नहीं रखा हुआ, लेकिन ये बहुत गहरा पॉइंट है। नेचर ऑफ वर्क आपके क्लाइंट का आपको पता होना चाहिए कि वो परचून की दुकान वाला है, वो कपड़े की दुकान वाला है, वो कोई 9 टू 5 ऑफ़िस एम्प्लॉयी है, या कोई भी उसका बिज़नेस है। तो उसका रीज़न मैं आपको हाथ के हाथ दे देता हूँ कि उसका रीज़न क्या है नेचर ऑफ वर्क पता करने का। अगर वो कोई जनरल स्टोर टाइप वाला है, यानी कि कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है उसका, जिसको मैं परचून की दुकान कह रहा हूँ, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो वो सुबह 7-8 बजे से 6 बजे से उसकी जो ड्यूटी स्टार्ट होती है, वो रात के 12 बजे तक की उसकी ड्यूटी है। तो उसके दिमाग में इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने घर के अंदर जाके और अपने घर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस देगा। उसकी बेगम ने जो उसको बोला, उसने वो कर लिया, और उसमें से भी आधी चीज़ें वो करेगा और आधी चीज़ें वो इग्नोर करेगा कि इस बार नहीं, अगली बार, अगली बार नहीं, अच्छा उससे अगली बार। तो उसका फ़ोकस घर पे बहुत कम होगा। वो क्लाइंट आपको हमेशा एक ही बात बोलेगा। जो लोग इस फ़ील्ड के अंदर हैं, इस क्लास के अंदर मौजूद हैं, और अगर कोई इसमें से ऐसा है जो कि ऑलरेडी फील्ड में है, तो वो इस बात को समझेगा कि जब आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं कि आप ये भी करो, अच्छा इसको इस तरीके से करेंगे तो कैसा रहेगा। कुछ कहते हैं भाई जल्दी निपटा दो, काम को फौरी ख़त्म करना है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मेरा टाइम ख़राब हो रहा है। आप, अच्छा है, बुरा है, बस आप इसको निपटा दो। तो ये क्लाइंट्स की कुछ वो हैं, किस्में हैं। उसमें से एक किस्म मैंने आपको बताई है कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप वाले जो होते हैं, या कपड़े की दुकान वाले जो होते हैं, जिनका जो ड्यूटी टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, 9 टू 9 है, या 10 टू 10 है, इस तरह का, मतलब 10 टू 12 आवर्स का उनका ड्यूटी टाइम है। जो 8 आवर्स वाले लोग होते हैं, जो ऑफिस वाले लोग होते हैं, 9 टू 5 वाले लोग होते हैं, उनका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है एज़ कम्पेयर टू शॉपकीपर्स। तो वो अपने घर पे टाइम ज़्यादा दे रहे होते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, उनका फोकस बना हुआ होता है। अच्छा, उसके अंदर भी 9 टू 5 वाले के अंदर भी आपकी फील्ड बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है कि वो जो जिसका आप काम कर रहे हैं उसकी अपनी फील्ड क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी आगा नूर का काम किया, जैसे एक डिज़ाइनर का काम कर रहा हूँ मैं जाके, तो मेरी जिस बंदे से मीटिंग हो रही थी, वो खुद फैशन डिज़ाइनर था, वो अपने सारे डिज़ाइनर्स को लीड कर रहा था, जिसके साथ मैं इंटरेक्शन पे था। तो मैं उसको जो पॉइंट समझाना चाह रहा था ना डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फ़ौरन पिक कर रहा था। बट अगर मैं जाके किसी लेमैन के साथ जब बात करता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपनी बात को समझाने में। जो बात एक डिज़ाइनर समझ रहा है फ़ौरी, और क्लाइंट को समझाने में शायद 2 दिन लग जाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है, कुछ डिज़ाइन बना के दिखाने होते हैं, तो वो टाइम लगता है। तो इसी तरीके से जब आप किसी क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं, तो उसका नेचर ऑफ वर्क जब आपको पता होगा, तो आप उसके काम के हिसाब से जो भी आपको आइडिया देना है, जो भी आपको मिसाल देनी है, वो आप उसके काम के हिसाब से देंगे, तो वो फ़ौरन पिक करेगा और आपकी बात को फ़ौरन समझेगा। तो अपने क्लाइंट को जानें पहले, सबसे पहले उसको जानें। इसके बाद जो पॉइंट आता है, वो आता है कि आप जो भी घर बनाने जा रहे हैं, या आप एक रूम ही क्यों ना डिज़ाइन करने जा रहे हो, चाहे वो ड्राइंग रूम है, या डाइनिंग रूम है, या लिविंग रूम है, इवन बेडरूम है। तो कितने पर्सन हैं उस, चाहे वो घर हम पूरा डिज़ाइन कर रहे हैं, तो पूरे घर पे कितने नंबर ऑफ़ पीपल होंगे। अगर हम कोई ड्राइंग रूम डिज़ाइन कर रहे हैं, या लाउंज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमारा घर पे पता होना ज़रूरी है कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल होंगे। और अगर हम कोई बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो कितने लोग उस रूम को शेयर करेंगे, वो एक बंदे का है, या 2 लोग शेयर कर रहे हैं, या कपल है, या सिस्टर ब्रदर्स हैं, या खाली सिस्टर्स हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। उसकी बेस पे हमारा डिज़ाइन बनेगा। देखें, डिज़ाइनिंग जो है वो सिर्फ़ रंग का काम, डेकोरेशन, जो पेंटिंग्स अप्लाई होनी है, सोफ़ा अप्लाई होना है, इसका नाम नहीं है। डिज़ाइनिंग की डेप्थ बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर पहले जाना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपके डिज़ाइन में निखार आता है। तो ये पॉइंट आपका पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद एक पॉइंट और है, वो ये है कि यस, आप जो जिसका घर डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी आउटिंग कैसी है, कितनी है?
वो उसके यहाँ गैदरिंग ज़्यादा होती है, कम होती है, वो ख़ुद लोगों के यहाँ ज़्यादा जाता है, कम जाता है। कहने को ये बहुत ही फ़ुज़ूल सा पॉइंट लगता है कि इससे क्या ताल्लुक़ है डिज़ाइनिंग का। इससे ताल्लुक़ ये है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर बड़ी ओकेजनली पार्टीज़ होती हैं, लाइक ईद, बकरीद, शादी-ब्याह में उनके ड्राइंग रूम्स जो हैं वो खुलते ही उनके ड्राइंग रूम खुलते ही जो हैं वो क्या नाम है, साल में कोई 4 बार उनके ड्राइंग रूम्स खुलते हैं। इससे ज़्यादा उनके ड्राइंग रूम नहीं खुलते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा पार्टीज़ वग़ैरह होती हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, उनका ड्राइंग रूम या उनका लिविंग रूम बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है गेस्ट के साथ में। तो वो घर आप अलग तरीके से डिज़ाइन करते हो, और जो ओकेजनली ड्राइंग रूम्स खुलते हैं जिनके घर में बहुत कम पार्टीज़ होती हैं, उनके घर को आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करते हो। डिफरेंस क्या है इन दोनों के दरमियान में? वो ये है कि अगर एक घर में बहुत ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह हो रही हैं, जिनके आप बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस में आना-जाना लोगों का लगा रहता है, तो वहाँ पर आप जो है जिनके घर में ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पर आप उनके ड्राइंग रूम के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हो, उनके डाइनिंग एरिया में बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हो, और उनके लिविंग एरिया में बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हो। जो उनका एंट्रेंस एरिया होता है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हो, बिकॉज़ वहाँ पर गेस्ट आ रहे हैं, और जब गेस्ट आते हैं तो वो सबसे पहले आपके घर को ही देखते हैं। और किसी भी वेंडर के लिए, किसी भी डिज़ाइनर के लिए किसी भी हमारे जैसे लोगों के लिए जो बेस्ट मार्केटिंग है ना, वो वर्ड ऑफ माउथ की होती है। बहुत सारे मार्केटिंग के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं आपके पास जो कि आपको आज के दौर में यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा जो रिलायबल और सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल प्लेटफ़ॉर्म है, वो है वर्ड ऑफ माउथ, रेफ़रेंस। आप किसी एक घर पे काम कर कर आ रहे हो, और अगर आपका क्लाइंट को आपका काम पसंद आता है, आपका नेचर पसंद आता है, तो वो आपको 10 जगहों पर रेफ़र करता है। जब हम किसी क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं, किसी नए क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, और वो क्लाइंट मेरे पास आया है ऑनलाइन, चाहे वो इंस्टा से, फ़ेसबुक से, यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी उसने मेरा कॉन्टैक्ट लिया और वो मेरे पास आया, वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करेगा फर्स्ट टाइम में, क्योंकि देखिए ये अमाउंट बड़ी होती है। जब हम किसी किसी का काम कर रहे होते हैं, अगर हमने एक बेडरूम भी बनाना है तो वो 5-6 लाख से कम में आजकल के दौर में नहीं बनता। तो एक अमाउंट होती है, बड़ी अमाउंट होती है, जिसकी बेस पे वो काम कर रहा होता है। तो आपने एक ट्रस्ट डेवलप करना होता है, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपने गूगल के रिव्यूज़ पे ध्यान देना होता है, आपने अपने फ़ेसबुक पे, आपने अपने इंस्टा पे, आपने जो भी आप प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर रहे हो, आपने उन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को बड़ा ध्यान से यूज़ करना होता है, ताकि आपकी एक रैपो रहे, मार्केट में आपका एक नाम रहे कि हाँ भाई ये लोग अच्छा काम करते हैं। उसके बावजूद आपके सारे रिव्यूज़ अच्छे हों, आपके पास सब चीज़ें पॉज़िटिव हों, स्टिल आपने जिस क्लाइंट को डील करना है फर्स्ट टाइम जाके, वो आपको बोलेगा मुझे अपनी प्रोफ़ाइल दिखाओ। आप बोलोगे जी मेरी ये वेबसाइट है, ये मेरा इंस्टा है, यहाँ जाके आप मेरी प्रोफ़ाइल देख लीजिए। अब मैं इसका क्या इलाज करूँ लोगों का कि इंटरनेट कनेक्शन हो रहा है, लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेट आ रहे हैं, क्या करें? भाई कोई मैसेज कर दे ज़रा ग्रुप पे कि मीटिंग मैंने अनलॉक कर दी है फाइनली, क्या कर सकता हूँ मैं? जिसको आना है वो आ जाए भाई, अब क्या करें? इससे होता ये है कि इससे बड़ी इंटरप्शन होती है कि हम बात कर रहे होते हैं, टॉपिक चेंज हो जाता है, तो मज़ा नहीं आ रहा होता, फिर कोई चीज़ ज़हन से निकल जाती है, आपके दिमाग में कोई पॉइंट चल रहा होता है, वो मिस हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़रा इस चीज़ों को चाहता हूँ कि भाई टाइम के ऊपर आएँगे तो सबके लिए आसानी होगी। और इंटरनेट का जो इश्यू है वो पाकिस्तान में हम रहते हैं भाई, इसके लिए तो हमें तैयार रहना है। मेरे पास भी जो है वो 2 इंटरनेट कनेक्शन लगे होते हैं, एक बैकअप पे होता है कि अगर ये बंद हो तो दूसरा, कभी-कभार ऐसा होता है कि दोनों ही बंद हो जाते हैं, तो उस दिन हमें भी क्लास बंद करनी पड़ती है। एनीवेज़ मैं किस टॉपिक पे था? मैंने अभी लास्ट बात क्या बोली थी? ये प्रॉब्लम होती है। उम्म, कोई बताएगा ज़रा? लास्ट पॉइंट क्या बोला है? ओके, जज़ाकल्लाह।
देखें जी, ट्रस्ट हमें अपने क्लाइंट का डेवलप करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ताकि हम अपने क्लाइंट के साथ में अच्छे तरीके से, हाँ, ट्रस्ट हमारा डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हमारा जो नया क्लाइंट होता है उसको हम अपनी प्रोफाइल दिखाते हैं, हम उसको अपनी वेबसाइट दिखा रहे होते हैं, हम उसको अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम दिखा रहे होते हैं, बट वो स्टिल कहता है कि भाई मुझे अभी भी आपके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है, तो आप कोई काम अपना दिखाओ, जो आपने फिजिकल काम किया हुआ अपना वो काम दिखाएं। तो आपको वो काम दिखाना होता है। ये एक मैं बात कर रहा हूँ एक नई कंपनी की, जिसको 2-3 साल 5 साल हुए हैं, जिसका थोड़ा सा ट्रस्ट का मसला होता है। जो कंपनी थोड़ी सी पुरानी जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक थोड़ी सी ये चीज़ आ जाती है कि भाई मेरा ये इतना सारा काम है, आप मेरे बारे में मालूमात कर लो, उसके बाद आप मुझे काम देने आ जाना। तो ये टाइम गुजारने के बाद होता है। बट मैं बात कर रहा हूँ एक इनिशियल स्टेज की। अच्छा, इनिशियल स्टेज जो है वो होती है तकरीबन 3 साल 5 साल। ये नहीं कि हमने जब काम शुरू किया तो 5 महीने में हम कोई बड़ी कंपनी अपना आपको कह सकते हैं। इसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है। बट जो वर्ड ऑफ माउथ से क्लाइंट आता है ना, जो रेफरेंस से क्लाइंट आता है, उसको आपको ना प्रोफाइल दिखानी है, ना उसको आपने अपनी वेबसाइट दिखानी है, ना आपको अपना इसने इंस्टाग्राम दिखाना है। आपका वो काम फिजिकल खुद ब खुद देख कर आ रहा है। एक चीज़ है कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है। बट वर्ड ऑफ माउथ की या रेफरेंस वाली मार्केटिंग में कुआं खुद आपके पास चल कर आ रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए है, जब जब आप अपने किसी क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं, तो उसको पूरी तरीके से, जब तक आप तवज्जो नहीं देंगे, जब तक आप अपने क्लाइंट को पूरे तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक काम नहीं बनेगा। देखिए, बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ डिज़ाइनर्स के अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो अपने आगे सुनते नहीं हैं क्लाइंट की। वो कहते हैं कि जी मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपने यही लगाना है। अब उस बेचारे क्लाइंट को पसंद है कि नहीं है, बट उसने कहा कि भाई मेरे डिज़ाइनर, मैंने बहुत सारे घरों में ऐसी जगहों पे देखा है, मैंने बहुत सारी जगहों पे लोगों की बातों को फेस किया है कि यार हमारे डिज़ाइनर ने तो हमारी बात को सुना ही नहीं, बस हमें उसने ये चीज़ लगवा दी, हमने भी उसकी बात मान ली, बट अब जाके हमें समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये तो हमारे काम की चीज़ ही नहीं थी। तो ये चीज़ क्लाइंट को नुकसान पहुंचाती है। जब 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद वो उस चीज़ से डिस्टर्ब होता है, तो वो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे को हायर करता है। तो वो आगे ना किसी आपको रेफ़र करेगा, ना ही वो दोबारा आपको कभी कांटेक्ट करेगा। इस वजह से हमें अपनी क्लाइंट की बहुत ज़्यादा बात को रखना होता है। तो मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल है 5 पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं। कोई अगर मुझे बताएगा तो, अभी जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं आपको। ठीक है, कौन-कौन से पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं? अच्छा, जो पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं उसको ज़रा कोई भी एक लिख ले। एमन आप लिख लें। अच्छा, इस क्लास में वो लोग भी हैं जो कल नहीं आ सके थे, आई मीन परसों वाली टेस्ट सेशन में नहीं आ सके थे, वो लोग भी आए हुए हैं। मेरा ख्याल है 5-6 लोग ऐसे थे जिनको मैंने आज नंबर अलॉट किया है। हम बिल्कुल भी ज़ूम की चैट नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक। देखिए, ये पॉइंट्स आप लोगों से लिखवाने का मकसद ही सिर्फ़ ये है कि हम ये देखें कि हम कितना एक्टिव हैं क्लास में, हमारा इस कोर्स से कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने सिर्फ़ लिखना नहीं है। अच्छा, मेरी एक बात और आप लोग को बताने की थी कि आप लोग ज़ाहिर-सी बात है जो सुन रहे हैं उसके आप की पॉइंट्स लिखेंगे। लेकिन कोशिश ये करिएगा, ये आज लिख रहे हैं आप लोग, कल आपको अगर कहीं पे कुछ काम पड़ता है ना इससे, तो आपने उसको देखना नहीं है। आपके पास इतना ये चीज़ फ़िक्स हो जानी चाहिए कि आपको बग़ैर देखे ये बात याद होनी चाहिए। तो कोशिश ये करिएगा कि हम जो बात सुन रहे हैं वो समझ के सुनें,
ना कि हम सिर्फ ये सोचें कि हमें इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं कभी भी नोट्स प्रोवाइड नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हर बार पूछा है कि आप क्या नोट्स देते हैं। इस काम का कोई नोट्स नहीं है, ये काम टोटल एक्सपीरियंस के ऊपर होता है, इसका कोई नोट्स से ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, एक एक पॉइंट हमारा और है, वो ये है कि जब हम अपने क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने एक नए क्लाइंट को डील करना है और मेरी उसके साथ मीटिंग जो है वो किसी मेरे ऑफिस में हो रही है। फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में उसकी मीटिंग हो रही है और मैंने उसका एक घर डिज़ाइन करना है जो कि नई जगह है। अब वो चाहे रेनोवेट करना हो या नई कंस्ट्रक्शन करनी हो, बट वो जगह बिल्कुल नई है, चेंज कर रहा है वो जगह। तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं किसी तरीके से भी उसकी वो वाली जगह को जाके विज़िट करूं जिस पे वो अभी रह रहा है, ठीक है। वो उस जगह को जाके ज़रूर विज़िट करूं कि जिस वाले घर पे वो अभी रह रहा है, जो उसका पुराना घर है या पुराना ऑफिस है, जो भी वो डिज़ाइन करवा रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पे जब आप अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि मुझे आपका पुराना घर देखना है, तो वो आई गेस 70 to 80% क्लाइंट्स जो हैं वो चलें, अब अभी मैसेज हम बाद में करेंगे जब कोई सवाल पूछेंगे, अभी थोड़ा सा फोकस करें। 70 to 80% क्लाइंट्स आपको उस अपनी पुरानी जगह पे जाने की इजाज़त नहीं देते या टाल मटोल कर देते हैं, जाने नहीं देते। वो समझते ये हैं कि हम आपके पुराने घर से कुछ चीज़ों को देख के नए घर के अंदर भी उन्हीं आइडियाज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, जबकि हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम उसके उन आइडियाज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हम क्लाइंट के नेचर को समझ सकें। देखिए, बहुत सारी थीम्स हैं, अभी हम थीम्स के टॉपिक पे आएंगे जब हम इस पे बात करेंगे। बट मैं एक छोटा सा बताने के लिए वो कर रहा हूँ आइडिया के लिए, कि जैसे हमारी एक मॉडर्न थीम है, कंटेम्प्रेरी थीम है, बोहेमिया थीम है, विंटेज थीम है, क्लासिक है, विक्टोरियन है, बहुत सारी थीम्स हैं। तो मुझे नहीं पता कि मैं क्लाइंट को किस तरफ लेके जाऊं, मुझे नहीं पता जब तक कि मैंने उसको समझा नहीं है, मैंने उसके घर को नहीं देखा हुआ, मैंने उसको देखा नहीं, उसका लिविंग स्टाइल ही नहीं मैंने देखा हुआ। तो वो मैं कैसे उसको सजेस्ट करूंगा कि भाई आपने ये बनवाना है या आपने ये बनवाना है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके घर पे जा सके, किसी भी तरीके से एक विज़िट कर सकें। और इजाज़त मिल जाती है, कभी कभार नहीं भी मिलती, मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है। जब जाएँ तो अपनी आँखों को बिल्कुल खुला रखें और हर चीज़ को बिल्कुल एक नज़र में आपके सामने आ जानी चाहिए। पिक्चर्स के ऊपर मत जाइएगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जल्दी से पिक्चर्स ले लो, फ़ोन में बात कर रहे हैं उसके बहाने पिक्चर्स ले लो, या और भी किसी तरीके से मोबाइल को हाथ के नीचे रख के 2 नंबर तरीके से पिक्चर्स ले लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिज़ाइनर की सबसे बड़ी ख़ास बात यही होती है कि वो जब एक जगह पे जा रहा है ना, तो वो उस जगह को जाके अगर उसने एक बार देखा है तो वो उसके फिक्स हो जाती है वो जगह, वो चीज़। यही आपकी ख़ास बात है। तो ये हमारी तो बात हो गई कि हम अपने क्लाइंट को डील किस तरह करेंगे। फर्स्ट मीटिंग, जो फर्स्ट इंप्रेशन है हमारा, हमारे कपड़े ऑब्वियस, हमारे कपड़े जो हमारा पूरा ओवरऑल लुक होता है, वो तो एक ऑब्वियस चीज़ है कि हम अपने क्लाइंट को जब डील करने जाते हैं, तो हमारे क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस क्लाइंट को डील कर रहे हैं। जैसे मैं एक अरसे मैंने कॉर्पोरेट लेवल पे काम किया है, एक अरसे मैंने कॉर्पोरेट लेवल पे काम किया है। तो ज़ाहिर है जब हम कॉर्पोरेट लेवल पे किसी से मीटिंग करने जाते हैं, तो हमारी बिल्कुल फॉर्मल ड्रेसिंग होगी। जब हम किसी रेजिडेंशियल क्लाइंट को मीटिंग करने जा रहे हैं, तो हम जीन्स टी शर्ट में भी चले जाएंगे, हम क्या नाम है अपना, कमीज शलवार में भी चले जाएंगे। लेकिन हर जगह का ना एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को आपने फॉलो करना है। ये तो चीज़ों को मेरा ख्याल है 90% फॉलो लोग कर रहे हैं, जो भी काम की फील्ड के अंदर हैं, जो थोड़ा बहुत चीज़ों को समझते हैं, तो वो अपने अपीयरेंस के ऊपर तो चीज़ों को लोग फॉलो कर लेते हैं। बट बहुत सारी जो मैंने आपको अभी पॉइंट्स लिखवाए, इन चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमें काम मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको बात करने का तरीका आपको आना चाहिए है अपने क्लाइंट को डील करने के लिए। बहुत दफ़ा आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि बहुत बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स हैं अपनी अपनी फ़ील्ड में, या डिज़ाइनर्स हो या किसी भी फ़ील्ड का, बहुत ज़्यादा अपनी फ़ील्ड में वो महारत हासिल उनको है, महारत रखते हैं। बट उनको बात करनी नहीं आती, उनको डील करना नहीं आता, तो वो बेचारे काम नहीं ले पा रहे होते। तो मुझे आपका काम मिलता ही आपकी बात करने के तरीके पे। अपने क्लाइंट को कोशिश करें कि बिल्कुल फ्रेंडली माहौल दें, उसको फ्रेंड बनाएँ, उसको क्लाइंट समझे ही नहीं, उसको फ्रेंड बनाएँ ताकि वो आपके साथ घुल-मिल जाए और उसको बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट ज़ोन पे लेकर आ जाएँ। तो ये चीज़ें तो हो गई हमारी क्लाइंट को डील करने के लिए कि हमें किस तरीके से क्लाइंट को लेके चलना है। अब मैं एक छोटी-सी बात करूँगा कि डिज़ाइनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है?
किसी भी डिज़ाइनर के लिए जो उसका टूल है, बेसिक टूल, हर किसी का एक टूल होता है ना, दीवार पर सुराख करने ड्रिल मशीन के बगैर नहीं हो सकता। कील और हथौड़ी से करूँगा तो दीवार का प्लास्टर फट जाएगा, फिनिशिंग से सुराख नहीं होगा। ठीक है ना, मुझे मोबाइल को चार्ज करना है तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके बगैर मेरा मोबाइल चार्ज नहीं होगा। तो इसी तरीके से डिज़ाइनर के अंदर अगर वो एक टूल है जो नहीं है तो वो डिज़ाइनर नहीं बन सकता। तो ऐसा कोई एक टूल मुझे बताएगा कि वो टूल क्या है, जो भी आपके माइंड में हो, अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, इससे बेफिक्र होके, क्योंकि हम सब यहाँ पे सीखने के लिए आए हुए हैं। मैं आप लोगों से सीखने आया हूँ, आप लोग मुझसे सीखने आए हुए हैं। और बोलते जाएं। प्लीज़ ग्रुप पे मैसेज करें ताकि एक विंडो में मैं पढ़ सकूँ। अच्छा जी। अट्रैक्टिवनेस। अट्रैक्टिवनेस किसकी? ज़रा इसको डिफाइन करे मुझे कोई। मलिहा, आपका माइक मैं ऑन कर रहा हूँ। मलिहा ने लिखा ना ये? आपको रिक्वेस्ट आई? अब आइए रिक्वेस्ट। वालेकुम सलाम। जी सर, अट्रैक्टिवनेस मैं इस तरह कह रही हूँ कि हमारा वे ऑफ टॉक, मतलब जो हम अगर एज ए इंटीरियर डिजाइनर मतलब हम चाहते हैं तो हमारा वे ऑफ टॉक अच्छा होना चाहिए, वे ऑफ ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। इस तरह से मैं इस वे में कह रही थी। ओके। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, और कौन कौन आया है? Understand client requirements, behavior towards client communication, the way he should represent their ideas to the client, designer aesthetic sense, language power and creativity। ये सब तो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं सर। आपने टूल की बात की है, वो तो मटेरियल बेस्ड नहीं होगा। मटेरियल बेस्ड नहीं होगा क्या? नहीं, टूल का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो मटेरियल बेस्ड हो। अट्रैक्टिवनेस, मूड बोर्ड, क्रिएटिविटी। मूड बोर्ड तो हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा आवाम जानती नहीं होता क्या है मूड बोर्ड। मूड बोर्ड तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे किसी क्लाइंट ने बोला हो कि मूड बोर्ड बना के दे दो, मूड बोर्ड उसको नहीं पता। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई पिंटरेस्ट की वो पीएचडी सबने करी हुई आजकल माशाल्लाह। तो वो पिंटरेस्ट की पिक्चर्स बहुत सारी मेरे पास आ जाती हैं क्लाइंट की तरफ से, बट मूड बोर्ड तो हमारे यहाँ किसी को पता ही नहीं होता। अच्छा जी, कॉन्ट्रास्ट, मेजरमेंट। सना, आपको तो ये टूल मालूम होना चाहिए। क्रिएटिविटी, कॉम्बिनेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, आइडियाज़ विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अच्छा पॉइंट है ये। पेशेंस, क्रिएटिव थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन। एक मैंने और पॉइंट पढ़ा था जिससे सिमिलर हम बात कर रहे हैं। कन्विंसिंग पावर, कॉन्सेप्ट मेकिंग। ठीक है, चलें। एग्जीक्यूशन, वर्किंग इन बजट। नहीं नहीं, वी नीड टू गेन देयर ट्रस्ट। ये तो हमें क्लाइंट लेते वक्त चाहिए। मैंने तो क्लाइंट ले लिया है। क्लाइंट मैं ले चुका हूँ, उसका काम मैं ले चुका हूँ, उससे मैंने एडवांस भी ले लिया, पटा लिया है क्लाइंट को। अब तो वो फंस गया मेरे हाथों। अब मैं डिज़ाइनर हूँ, मुझे डिज़ाइन करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी ना।
बहुत सारे टूल्स हैं। मैं मिसाल के तौर पे मुझे 3D डिज़ाइन करना है, तो मेरे पास एक लैपटॉप होना चाहिए, आईपैड होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। उसके बाद फिर उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए हैं। फिर वो सॉफ्टवेयर्स, ये सॉफ्टवेयर नहीं तो वो सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर नहीं तो ये सॉफ्टवेयर, ये सेकंड टूल है। मुझे मूड बोर्ड बनाना है, तो मूड बोर्ड बनाने के लिए भी मेरे पास एटलीस्ट मोबाइल होना चाहिए, उसके अंदर कैनवा की एप्लीकेशन या और कोई इस तरह की एप्लीकेशन जो मूड बोर्ड क्रिएट कर सकती है वो होनी चाहिए। असल चीज़ है हमारी रीडिंग क्लाइंट्स माइंड नहीं, अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन है इनफैक्ट। अच्छा जी चलें। अच्छी बात मुझे ये लगी कि सब ने कुछ ना कुछ बोला, सबके दिमाग चल रहे हैं, सब लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। अच्छी बात सिर्फ और सिर्फ ये है, कुछ लोगों के इसके अंदर पॉइंट उससे सिमिलर हैं बट एग्जैक्ट वो नहीं है। असल पॉइंट ये है विजुअलाइजेशन। किसी भी किस्म का डिज़ाइनर हो, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर है, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनर है, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट है, चाहे वो पेंटर है, कोई सा भी आर्ट्स की फील्ड से उसका ताल्लुक है। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने और मेरे ख्याल हैं, बताया आप लोगों ने कल परसों के इंट्रो में, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर होंगे, इसके अंदर किसी ना किसी हद तक उन्होंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग पढ़ी होगी, और नहीं भी पढ़ी है तो माशाल्लाह औरतों को फ़ैशन डिज़ाइनिंग पढ़े बगैर भी बहुत अच्छा उसके उनके अंदर सेंस होता है फ़ैशन का। तो उनको पता होता है कि कौन से कपड़े के साथ कौन सा दुपट्टा, कौन सा धागा, वट जो भी सारी चीज़ें। तो कॉन्सेप्ट तो आपके पास होता है ना डिज़ाइनिंग का, लेकिन आप जब तक विजुअलाइज नहीं करते हो ना किसी चीज़ को, आप अपना एक जोड़ा भी नहीं बना सकते। आपने पहले विजुअलाइज करना होता है। आपने एक कैनवस लिया है, खाली ब्लैंक कैनवस है आपके सामने, अब आप बैठे हुए हो कि मैं इसमें कोई पेंटिंग करूं। मैं बहुत मेरा बहुत छोटा सा एक शौक़ है पेंटिंग का। मैं कोई अच्छी पेंटिंग नहीं करता हूँ, बस मैं एब्स्ट्रैक्ट कीड़े मकोड़े बनाता हूँ। तो जब तक मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, मेरे पास कोई विजुअलाइज नहीं मैंने किया हुआ होगा चीज़ को, तो मेरा ब्रश स्ट्रोक्स आएंगे ही नहीं, मेरे से ब्रश चलेगा ही नहीं। वो चीज़ जो मैं बनाता हुआ आ रहा हूँ एक अरसे से, वो चीज़ मुझसे नहीं बनेगी। मैं कंप्यूटर डिज़ाइनिंग, जो कैड डिज़ाइनिंग होती है जिसको हम 3D डिज़ाइनिंग कहते हैं, ये 3D डिज़ाइनिंग करते हुए मुझे आज कमोपेश 17 साल हो चुके हैं। मैं 2005 से 3D डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर मैंने ट्राई किया है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को मैंने ट्राई किया है। फ़ोटोशॉप को मैं 2000 और 2001 से, मतलब मैंने मैट्रिक के बाद जो पहला काम सीखा था वो मैंने सीखा ही फ़ोटोशॉप था। और मतलब कहीं से बाहर से नहीं, अपने घर पे बैठ के मेरा एक कज़न करता था, उससे सीख सीख के शाहरुख खान की जगह पे अपनी शक्ल लगा दी। इस तरह के काम मैंने शुरू में सीखे थे। तो आप 16-17 साल से डिज़ाइनिंग कर रहे हो, बट अगर मैंने अपने एक प्रोजेक्ट को विजुअलाइज़ नहीं किया हुआ है, तो ना मेरा गूगल बाबा चलेगा, ना मेरे पास पिंटरेस्ट बाजी चलेंगी, ना मेरे पास मूड बोर्ड चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा मेरे पास। मेरा मूड बोर्ड भी क्रिएट नहीं हो सकता। देखिए, जब आप गूगल पे किसी चीज़ को सर्च करने जाते हैं, आजकल लोग गूगल पे नहीं जाते, आजकल लोग पिंटरेस्ट पे जाते हैं। आप पिंटरेस्ट पे जब सर्च करने जाते हो किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल आपने एक बेड सर्च करना है, आपको बेड अपना चेंज करना है, आपको बेड के डिज़ाइंस चाहिए। गूगल की जो वो है हिस्ट्री है, जो वो बहुत ज़्यादा घिच-पिच हो चुकी है, तो अब लोग पिंटरेस्ट को यूज़ करते हैं क्योंकि आपकी वो चीज़ फ़िल्टर होके आती है। अब आपने मिसाल के तौर पे विजुअलाइज़ किया हुआ है कि मुझे एक बेड बनाना है जिसके बैक पे जो है वो टफ्टिंग होगी। अच्छा, टफ्टिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल होगी, ज़िगज़ैग होगी, जो भी उसकी फॉर्म होगी वो आपने विजुअलाइज़ की हुई है। बेड का कलर आपने जो पॉलिश है वो विजुअलाइज़ करी हुई है, जो बेड का टफ्टेड कलर है वो आपने विजुअलाइज़ किया हुआ है, आपने बैक वॉल विजुअलाइज़ की हुई है। तो ये सब चीज़ें आपने विजुअलाइज़ की हुई हैं। अब आपको मैं छोटी सी मिसाल इसकी ऐसे देता हूँ कि आपने पिंटरेस्ट पे जाके लिखा बेड डिज़ाइंस, वो आपको देगा 25,000 बेड डिज़ाइंस, 50,000 बेड डिज़ाइंस। अब आप लिखोगे बेड डिज़ाइंस इन रेड कलर, ठीक है ना? तो अब आपको वो फ़िल्टर आपने ऐड कर दिया। फिर आप बोलोगे टफ्टेड बेड डिज़ाइंस इन रेड कलर, ठीक है? लो हाइट बेड डिज़ाइंस इन रेड कलर। अब आप उसके अंदर फ़िल्टर ऐड्स करते जा रहे हो। अब जैसे-जैसे आप फ़िल्टर ऐड करते जाओगे, जो 25,000 पिक्चर्स मेरे सामने आ रही थी, अब वो आ जाएँगी कमोपेश कोई 10,000 पे, 5,000 पे। मकसद कहने का है कि वो पिक्चर्स आपकी शॉर्ट हो जाएँगी। आपको उसमें से सॉर्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि आपने किस पिक्चर को पिक करना है।
25,000 पिक्चर्स को मैं स्क्रॉल करता रहूँगा, मेरा 2 घंटे ज़ाया हो जाएंगे। सबसे मुश्किल काम है वैसे किसी क्लाइंट को मूड बोर्ड बना के देना। ये मैं आपको बताऊँ, डिज़ाइनिंग किसी हद तक आसान है, 3D डिज़ाइनिंग किसी हद तक आसान है, क्योंकि उसके अंदर आपका पूरा आपकी मर्ज़ी चल रही होती है, आपका हाथ चल रहा होता है। बट किसी क्लाइंट को क्या कहते हैं, मूड बोर्ड बना के देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको बनी हुई चीज़ों में से उसकी मर्ज़ी निकालनी होती है। तो आपकी जब विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगी, और विजुअलाइजेशन हम किसे कह रहे हैं, या हम विजुअलाइज कैसे अपनी चीज़ को कर सकते हैं, और विजुअलाइजेशन को स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं, ये 3 बातें। विजुअलाइजेशन हम किसे कह रहे हैं कि हम किसी जगह पे गए, फॉर एग्जांपल मैं अभी जिस कमरे के अंदर बैठा हूँ, मुझे इस कमरे का काम मिला है, ये प्रोजेक्ट है मेरा कि मुझे एक रूम ये डिज़ाइन करके देना है अपने क्लाइंट को। तो मैं जब इस रूम के अंदर आऊँगा ना, तो मेरे मेजरमेंट्स लेने से पहले मेरी क्लाइंट से मीटिंग वगैरह सब हो गई है। अब जब मैं क्लाइंट के साथ बैठा हुआ हूँ, या मैं अपने इस रूम को देख रहा हूँ, तो मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाए कि मुझे इस वॉल पे क्या करना है, मुझे इस वॉल पे क्या करना है, मेरी बैक वॉल पे क्या आएगा, सामने वाली वॉल पे क्या आएगा, सोफ़े किस तरीके से आएँगे, व्हाटएवर जो भी इस रूम की रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम कहते हैं विजुअलाइज़ेशन। अब आपने इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है विजुअलाइज़ेशन को, कि आप इसके देखें, ये चीज़ ऐसी है कि ये कुछ लोगों के अंदर गॉड गिफ्टेड होती है विजुअलाइज़ेशन, और जिनके अंदर गॉड गिफ्टेड होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी इस चीज़ों को पिक कर सकते हैं। Makeup means to enhance the facial feature. Likewise, for the grey house, we have to design it and the unique color stuff in it. ये किस बात पे बोला अनीका आपने? अच्छा जी, चलें। तो विजुअलाइजेशन गॉड गिफ्टेड होती है, बट हम इसको फिर भी हम अपने तौर से भी इसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ये है, आप लोगों का प्रोजेक्ट है छोटा सा, इस प्रोजेक्ट में कोई मेहनत नहीं है। ओके, प्रोजेक्ट पे कोई मेहनत नहीं है, बहुत ईजी प्रोजेक्ट है। अच्छा, आप लोगों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और वो प्रोजेक्ट्स अगर आप लोग नहीं पूरे करेंगे तो उसमें आप अपना नुकसान करेंगे, मेरा उसमें कोई नुकसान या कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों का आप लोगों की पॉलिश, आप लोगों की स्किल्स ही पॉलिश होंगी उस प्रोजेक्ट से। अभी का जो आज के जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो बहुत छोटा है, जो असाइनमेंट है वो बहुत छोटा सा होता है, बहुत सादा सा असाइनमेंट है, सिर्फ विजुलाइज करना है आप लोगों ने। मैं कोशिश करूँगा कि मैं गूगल क्लासरूम बना लूँ इसके लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स कभी होते नहीं थे हमारे पास, तो उन सबको व्हाट्सएप पे मैनेज करूँ, या क्लासरूम बनाऊँ, या हो सकता है व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैनेज कर लें अपने अपने प्रोजेक्ट्स जो भी आप लोगों ने सबमिट कराने होंगे। आपका प्रोजेक्ट, आपका असाइनमेंट ये है कि आपने विजुलाइज करना है अपने रूम को, जो रूम आप लोग यूज़ कर रहे हैं। किसी और के रूम पे आप लोगों ने नहीं जाना है, वो रूम जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्यों फर्स्ट प्रोजेक्ट पे रखते हैं, फर्स्ट असाइनमेंट पे रखते हैं, क्योंकि आपने अपने रूम को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा हुआ होता है, उसका एक एक कोना आपको पता होता है। आप रात के अंधेरे में लाइट बंद करके भी उसके कोने से जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है आप उठा सकते हैं। तो उस रूम को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता जिस रूम को आप यूज़ कर रहे होते हैं। आपने आज रूम में अपने बैठ के अज्यूम करना है कि मेरे पास ये जो रूम है ये बिल्कुल खाली है इस वक्त, इसमें कोई भी चीज़ नहीं मौजूद है। रूम में से सारी चीज़ें फिजिकली नहीं निकाल दीजिएगा, इसे अज्यूम करना है। रूम को बिल्कुल आपने अपने एम्प्टी करना है, और उसमें विजुलाइज करना है जो भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है अपने रूम को लेके। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे शौक़ होते हैं कि मेरे रूम के अंदर ये होना चाहिए, बट मैं जगह की वजह से ये नहीं कर सकता, मैं बजट की वजह से ये नहीं कर सकता, या मैं किसी भी वजह से ये नहीं कर सकता। तो वो चीज़ आपके पास आज उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आज आप उसको बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ़ और सिर्फ विजुअलाइज़ करना है इस चीज़ को। इसमें आपने कोई पेंसिल कॉपी आपको सिर्फ़ उस वक़्त चाहिए जब आप विजुअलाइज़ कर लें। किसी के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विजुअलाइज़ेशन है तो वो हाथ के हाथ नोट कर ले, अदरवाइज़ वो एक दफ़ा बैठ के सुकून से आँखें बंद करके अपने रूम को विजुअलाइज़ करे, और उसके बाद बैठ के अपने पॉइंट्स को लिख ले। पॉइंट्स कौन से लिखने हैं? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब आपको बेड सर्च करना है तो आप अपने बेड की बारे में फ़िल्टर ऐड कर रहे थे पिंटरेस्ट पे या गूगल पे सर्च करने के लिए। इसी तरीके से आप इसमें अपने पॉइंट्स लिखेंगे कि मेरा बेड होना चाहिए है, टफ्टेड होना चाहिए है,
लो हाइट होना चाहिए, या उसकी बैक थोड़ी हाई होनी चाहिए, बैक वॉल मेरी टफ्टेड होनी चाहिए, या कोई और इसमें ब्रास का लुक होना चाहिए, फ्लोरिंग मुझे वुडन चाहिए है, या कारपेट चाहिए। इस टाइप की जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो आपने अपने पास नोट डाउन करने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा आपका कोई और काम नहीं है, बट विजुअलाइज करना है अपने रूम को। एक बार करें, दो बार करें, चार बार करें, जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतना ज़्यादा पॉलिश होंगे और उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकेंगे। क्योंकि जब भी हमें कोई चीज़ को डिज़ाइन करना होता है, अपने 3D पे डिज़ाइन करना होता है, तो वो कॉन्सेप्ट उस डिज़ाइन पे आने से पहले, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आने से पहले, या कॉपी में आने, पेपर में आने से पहले, वो हमारे माइंड में बन चुका होता है। मैं अभी एक ऑफिस डिज़ाइन कर रहा हूँ, आप लोग की क्लास के बाद मुझे उस पर बैठना है आज रात को। वो एक ऑफिस है। मैं जब उसको विज़िट कर कर आया हूँ तो मेरे पास, जब मैं उनके ऑफिस के अंदर मौजूद था, तो मैंने उनसे बातों के बाद में उस जगह को विजुलाइज कर लिया कि मुझे कहाँ पे एग्जीक्यूटिव रूम देना है, कहाँ पे मुझे स्टाफ टेबल्स देनी है, कहाँ पे मुझे कौन सा पार्टीशन देना है, किस जगह पे मुझे क्या चीज़ देनी है। तो वो सब चीज़ें मैंने विजुलाइज करी हुई हैं। अब मेरा सिर्फ ड्राइंग का काम बाकी है, ठीक है ना। अब जब मैंने विजुलाइज किया कि मुझे कलर क्या चाहिए, मेरा वो भी विजुलाइज हुआ हुआ है। मुझे जो उनकी विजिटर चेयर्स हैं वो मुझे किस टाइप की चाहिए, वो मेरे दिमाग में बैठी हुई हैं कि यार ये वाली कुर्सियाँ मुझे उसको देनी है, ये वाली टेबल मुझे उसको देनी है, इस मटेरियल की टेबल मुझे उसको देनी है। तो अब मैं जब डिज़ाइन करने बैठूंगा, जब मैं स्केचअप पे या लाइव होम पे किसी भी सॉफ्टवेयर पे जब मैं काम कर रहा हूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा हाथ बहुत स्पीड में चलेगा, बिकॉज एक चीज़ मेरे दिमाग को पता है और मैं उसके हिसाब से काम करूँगा। तो ये चीज़ हमारी विजुअलाइजेशन जो है हमारी, हमारे आगे के काम को बहुत ज़्यादा आसान करती है। ये बात सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए या मूड बोर्ड क्रिएट करने के लिए नहीं है। आपको ना मूड बोर्ड का प्रोजेक्ट मिला है, ना आपको डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट मिला है, आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन का प्रोजेक्ट मिला है। बट जब आप एग्जीक्यूट करते हो तब भी किसी ना किसी चीज़ की कोई हेल्प तो आपके पास होती है। लाइक या तो क्लाइंट आपको कोई पिक्चर्स प्रोवाइड करता है, या आप उसको इंटरनेट से लेकर डायरेक्ट पिक्चर्स दे देते हैं। बेशक आप उसको मूड बोर्ड की शक्ल नहीं देते, बट डायरेक्ट पिक्चर्स दे देते हैं। तो किसी ना किसी चीज़ की हेल्प तो होती है। तो वो गूगल करने के लिए भी सबसे पहले विजुअलाइजेशन को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये है हमारा टूल नंबर 1। इसके बगैर डिज़ाइनर डिज़ाइनर नहीं है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट नहीं है। टूल नंबर 2, क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं इस टॉपिक को असल में ख़त्म करना चाह रहा हूँ ताकि मैं कल परसों जो हमारी क्लास होगी उसमें हम दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे। टूल नंबर 2 इज़ मेजरमेंट। मेजरमेंट के बगैर चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनर हो, चाहे वो इंटीरियर डेकोरेटर हो, वो बेकार है, उसका कोई काम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारे डेकोरेटर्स आए, बहुत सारे डिज़ाइनर्स आए जिनके पास किसी हद तक इसकी स्टडीज़ भी थी, बट उनको मेजरमेंट्स के बारे में ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं थी। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि जब हम इस टॉपिक के ऊपर पढ़ते हैं ना, काम करते हैं, नहीं, पेपर स्केचेस, पेंसिल स्केचेस का दौर अब चला गया। अब क्लाइंट को वो चाहिए, क्या कहते हैं उसको, रंगारंग चीज़ें चाहिए। पता नहीं सही वर्ड यूज़ करो, रंगारंग चीज़ें, मतलब उसको बहुत ज़्यादा शोशा चाहिए उस स्केच में। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो दौर अलग था जब स्केच बनाने पड़ते थे, वो दौर अलग था। अब नहीं चाहिए होता स्केच वगैरह। तो मैं बात ये कर रहा था कि मेजरमेंट्स का जो लोगों के अंदर कमी है ना सीखने की, उसका रीज़न ये है कि बहुत बोरिंग टॉपिक है हमारा। हमारी अभी आगे क्लास आएगी उसकी, और इंतहाई बोरिंग टॉपिक होता है कुछ लोगों के लिए जो कि इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे फ़र्क ये पड़ता है मेजरमेंट से, चाहे डिज़ाइनर चाहे डेकोरेटर ही क्यों ना, मैं डिज़ाइनर की बात नहीं कर रहा, मैं डेकोरेटर की बात भी करूँ तो मिसाल के तौर पे मुझे एक वॉल के ऊपर सोफ़ा अप्लाई करना है, और मैं एक शोरूम पे जाता हूँ अपने क्लाइंट के लिए सोफ़ा परचेज़ करने के लिए। क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं डेकोरेटर हूँ तो मैं वर्कशॉप वगैरह इन सब चीज़ों के झमेलों में तो पड़ूंगा नहीं। मैं तो रेडीमेड आइटम पे जाऊँगा और जाके चीज़ें लेकर आ जाऊँगा, शोरूम से उठाई और अपने क्लाइंट को दे दी। ये बहुत सारे लोग करते हैं। अब जब मैं वहाँ से शोरूम से सोफ़ा उठा के लेकर आ जाता हूँ और जाके अपने क्लाइंट के घर पे रखता हूँ, वो सोफ़ा जो है वो दरवाजे के अंदर ही नहीं घुस रहा। अंदर की दीवार का साइज़ तो बात की बात है, दरवाजे के अंदर नहीं घुस रहा। अब वो या तो दरवाज़ा तोड़वाएगा या सोफ़ा चेंज करवाएगा। जब वो सोफ़ा चेंज करवाएगा तो जो उसने सुजुकी में लाना ले जाना किया है
उसके पैसे भी ज़ाया, वो भी ज़ाहिर है डिज़ाइनर के सर पे आएंगे या वो क्लाइंट के सर पे रखेगा, जो भी है। तो मेजरमेंट्स इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बेशक डेकोरेटर है, उसको उस वॉल का भी साइज़ लेना ज़रूरी है जिस वॉल पे वो सोफ़ा अप्लाई कर रहा है, क्योंकि वॉल के साइज़ के हिसाब से वो सोफ़ा अप्लाई करेगा। वहाँ पे अगर उसने मिसाल के तौर पे एक 10 बाय 10 का ड्राइंग रूम है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स के अंदर 10 बाय 11, 10 बाय 9 के ड्राइंग रूम्स या 12 बाय 9 के ड्राइंग रूम्स होते हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं। अगर उस अपार्टमेंट के ड्राइंग रूम के अंदर मैंने 3 सीटर एक ले लिया, 2 सीटर एक ले लिया और आमने सामने, या 3-1-1 ले लिया और आमने सामने की मैंने सेटिंग सोच ली और मैं परचेज़ करके ले आया अपने घर पे, और मैंने सोफ़ा भी रिलैक्सर वाला ले लिया जो ज़रा कंफर्टेबल होता है ना, रिलैक्सर टाइप का, मैंने वो ले लिया। तो अब जब मैं घर पे लेकर आऊँगा तो दोनों आमने सामने बैठे वाले लोगों की टांगें टकरा रही होंगी। तो जब तक मेरे पास मेजरमेंट्स नहीं होंगी, तो जब तक मैं उसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकूँगा। तो हमारा जो विजुअलाइजेशन के बाद जो टूल आता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है, वो है मेजरमेंट्स का। उसके बाद फिर हमारे ये कम्युनिकेशन स्किल्स और क्रिएटिविटी और क्या था, अट्रैक्टिवनेस और बहुत सारे ऑप्शंस जो भी हमने अभी आप लोगों ने मुझे बात करी, जो उसमें लिखे, वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो उसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि गलत हो। ऑप्शन सारे सही हैं, बट उनके नंबर्स बाद में आते हैं। जो ये 2 मेन पॉइंट्स थे हमारे, वो ये थे कि क्रिएटिविटी एंड मेजरमेंट्स, ये 2 पॉइंट्स हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद फिर हमारे पास डिज़ाइनिंग तो हो जाती है। डिज़ाइनिंग में जब आपके पास ये चीज़ें क्लियर होंगी, आपको कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, आपको सारी चीज़ें आ जाती हैं जब आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होती है। बच्चे की मॉन्टेसरी, उसकी जो प्ले ग्रुप केजी वाली जो एज होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है तो वो आगे जाके सही रहता है। बट अगर किसी की बेस ही अच्छी नहीं होती तो वो फिर आगे जाते तक उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसी तरीके से हमारी ये बेस है। एनीवेज, उम्मीद है कि कुछ सीखने को मिला होगा आज की क्लास में, और क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास हमारी परसों है, यानी कि फ्राइडे तक, और सेम टाइम होगा 7:30 या 7:40, जो भी होगा मैं आप लोग को कंफर्म कर दूंगा ग्रुप में। नहीं, बिल्कुल भी कोई ड्राइंग व्राइंग नहीं बनानी है, अभी फर्स्ट क्लास है, कोई भी ड्राइंग का काम नहीं है इसमें। आपने जस्ट राइट करना है, अपने पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। उन पॉइंट्स को अगर आप लोग उसकी एक पिक्चर लेके व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी पढ़ लूँगा। और अगर नहीं भी करेंगे तो मुझे इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है सीरियसली, मुझे इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। मेरा फ़ायदा सिर्फ यही है कि आप लोग सीख जाएंगे। व्हेन डू वी हैव टू सबमिट द असाइनमेंट? क्लास से पहले पहले तक कोशिश करिएगा कि क्लास से 2-3 घंटे पहले आ जाए तो पढ़ने में का टाइम मिल जाता है। जी, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, अगर आपको आता है, अगर आप करना चाहती हैं, देखिए जो जितना एक्स्ट्रा करना चाहता है ना वो करे। मैंने जब मेरी जब डेमोन्स्ट्रेशन थी तो हमारे पास ये 3D डिज़ाइनिंग का कोई इसमें ना स्टडीज़ थी, ना हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी थी हमें अपनी डेमोन्स्ट्रेशन पे। सब ने इंटरनेट की पिक्चर्स से स्लाइड शो बनाया हुआ था। मैं ही एक पागल था कि मैंने 3D पे काम किया था अपनी डेमोन्स्ट्रेशन पे। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आपके अंदर कितना जोश है, आपको क्योंकि देखिए हमारा जो काम है, हमारी जो फील्ड है, डिज़ाइनिंग की जो फील्ड है, आर्ट्स की जो फील्ड है, कोई सी भी फील्ड आ जाए आर्ट्स के अंदर, ये काम जुनून का है, इसका ताल्लुक ड्यूटी से नहीं है। अगर मेरे लिए ये काम मेरा ड्यूटी होता ना, मैं इस काम को अपने ड्यूटी समझ के करूँगा, तो मैं कभी भी आप लोगों के सामने इतना टाइम पे ना आके बैठूँ, मैं आप लोगों को पंक्चुअल होने का ना बोलूँ, मैं अपने घड़ी देख के काम करूँ, घड़ी देख के बंद करूँ। इवन मैं क्यों बैठूँ, सिंपल सी बात है, मैं क्यों बैठूँ। जैसे लास्ट इस कोर्स के लॉन्च करने का लोगों ने सवाल किया था, जिस पे मुझे वीडियो बनानी पड़ गई थी कि भाई आपको क्या फ़ायदा है, तो मैं क्यों बैठूँ। सीरियसली मैं भी अपने आप से सवाल कर रहा था, भाई मैं क्यों बैठूँ, क्योंकि मैं इस काम को ड्यूटी नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि यार ये मेरा जुनून है, मैं अगर इसको छोड़ दूंगा तो मुझे जंग लग जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस काम को 3 साल छोड़ा था। आज से कोई आई गेस 7 साल पहले मैंने 3 साल या 2 साल के लिए इस काम को छोड़ा इन सेंस के
मैंने अपने जो मेरी टीम थी मैंने उनके हवाले कर दिया था, मैं किसी और प्रोजेक्ट में किसी और काम पे लग गया था। मैं किसी और काम पे लग गया था, तो मैं उस तरफ मेरी वर्किंग ज़्यादा थी, तो मैंने 2 साल या शायद 3 साल का अरसा था जो मैंने इस काम से थोड़ा सा गैप लिया था। तो मगर उसका नुकसान ये हुआ था कि मुझे ज़ंग लगना शुरू हो गया था। मुझे इस काम के अंदर मज़ा आता है, बाकी कामों में मुझे मज़ा नहीं आता, तो मैं उसको ड्यूटी समझ के कर रहा था और इसको मैं ड्यूटी नहीं समझता। मैं डिज़ाइन पूरी पूरी रात बैठ के डिज़ाइन बना सकता हूँ और बनाता हूँ, क्योंकि डिज़ाइनिंग का काम ज़्यादातर रात में ही होता है और वो दिन में हो नहीं पाता, क्योंकि दिन की अपनी मसरूफियात होती हैं, आना जाना लगा रहता है, तो वो रात में ही काम होता है उसका। तो आप लोगों के अंदर जितना भी इसका शौक होगा उतना ज़्यादा आप लोग आगे जाएंगे, जितना कम आप लोग करेंगे उतना आप लोग का अपना नुकसान है। प्लीज़ शेयर एनी 3D सॉफ्टवेयर। अरे ये तो कर लें अभी। सॉफ्टवेयर स्केचअप है, लाइव हम 3D है, ये दो मेन सॉफ्टवेयर हैं जिसमें मैं काम करता हूँ। स्केचअप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, लाइव हम 3D अब बहुत अच्छा होता जा रहा है। एक बिगनर के लिए लाइव हम 3D बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बट प्रोफेशनल के लिए थोड़ी सी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें प्रोजेक्ट्स, जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि थोड़ी डिटेल मांग रही होती है, तो वो हम लाइव हम 3D पे नहीं कर पा रहे होते, बट उनकी प्रोग्रेस है अच्छी, वो काम अच्छा कर रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर को डे बाय डे अपडेट कर रहे हैं वो लोग भी। तो ये दो मेन सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हम क्रिएट करते हैं डिज़ाइन को। उसके अलावा फिर रेंडरिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं। रेंडरिंग में आता है ट्विन मोशन, आता है लूमियन, आता है वी-रे, आता है रेंडर 5D है या रेंडर D5 है, इस तरह से है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। बेसिक सॉफ्टवेयर जो है वो स्केचअप सीख लें अगर, तो बेस्ट है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। लाइव होम 3D ये है कि आपको आईपैड पे इजीली चल जाता है, छोटे सिस्टम पे इजीली चल जाता है, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हैवी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अनकरीब उनके अपडेट है कि वो एंड्रॉयड पे भी लेकर आने वाले हैं, तो आपके पास अगर एंड्रॉयड टैबलेट्स होंगे तो उस पर भी आप इजीली उस पर काम कर सकते हैं। एनीवेज, तो ये सॉफ्टवेयर पे तो अभी बहुत डिटेलिंग है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आप लोगों से परसों, और जो भी क्लास के टाइमिंग्स होंगे 7:30 टू 7:45 के ब्रैकेट में ही होंगे इंशाल्लाह। वो आपको ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।